अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। लगता है कि बात अब दोराहे पर पहुंच चुकी है, यानी या तो बिगड़ेगी यहां से या बनेगी। ये वाज़ा तासर आज जहांगीर तरीन की अदालत में पेशी के मौके पर देखे गए मनाजिर और फिर उनकी बातों से मजबूत और वाज़ेह हो गया। कमेटी से मिलेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप इमरान खान को, या 30 से ज्यादा लोग हैं, 35 से 40 हो जाएंगे। इन सब लोगों ने कहा है कि सर हम आपके MNA MP हैं, आप हमारे वोटों से यहाँ बैठी हुकूमतें बैठी हुई हैं, तो आप मेहरबानी करके हमारी बात तो सुने। टाइम जहांगीर तरीन ने आज खुलकर बात की और उनके मुखातिब वाज़ेह तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही थे, जिनको उन्होंने साफ साफ अल्फाज में बता दिया कि उन्हें किसी कमेटी पर टरखाया नहीं जा सकता, मुलाकात होगी तो सिर्फ इमरान खान से। साथ ही उन्होंने शिकवा भी किया कि ऐसा बर्ताव तो गैर भी नहीं करते जो अपने कर रहे हैं उनके साथ। साहब के साथ जो मेरा रिश्ता है वो ऐसा कमजोर नहीं होना चाहिए। ये जो FIR इन्होंने बनाई है, ये सारी बनावटी FIR मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये केस FIA का है ही नहीं। तो ये वाला काम जो हुआ है ना, एक सिविल केस को, जो एक कॉर्पोरेट केस है, उसको फौजदारी में कर दिया है। ये रूल ने नहीं। जहांगीर तरीन ने गुस्से का इजहार करने के बाद यह पैगाम भी दे दिया कि कुछ लोग मामला ठीक करने के लिए कोशाएं और तहरीक इंसाफ और इमरान खान उनके अपने ही हैं। उसके तारीख से एक दिन पहले मुझे इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और मुझसे उन्होंने एश्योरेंस दी, यानी यकीन दहानी कराई कि आपकी मेरे साथ, आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसी हफ्ते में या कुछ चंद दिनों में हो जाएगी। और रिक्वेस्ट ये आपसे कि आप इस तारीख को पोस्टपोन कर दें, आगे कर दें। और सबका ये ख्याल था कि अगर ये एक ठंडी हवा चली है इस्लामाबाद से, तो हम इसकी रुकावट ना बने। अब अगर राब्तों और मामलात की बात की जाए तो गुज़श्ता दिनों हमारी प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और गुलाम सरवर भी जहांगीर तरीन के हवाले से अपना नरम गोशा जाहिर कर चुके हैं। जहांगीर तरीन साहब जो है वो बहुत अहम हिस्सा रहे हैं PTI का, और सच्ची बात तो ये है कि PTI को अगर आज गवर्नमेंट में है तो तरीन साहब का उसमें बड़ा रोल है। जो तरीन साहब कहते हैं कि मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, बिल्कुल वो हिस्से के ऊपर देखें, मैंने भी PM साहब से रिक्वेस्ट की है और बाकी लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया है कि सर इसको जो है वो उनको इंश्योर होना चाहिए कि किसी किस्म की कोई सियासी इसमें मुदाखलत नहीं है। एक तो जहांगीर तरीन से भी कोई खतरा नहीं कि वो तरीके इंसाफ में है। वो बार बार कह रहा है, बरमला कह रहा है कि मैं तरीके इंसाफ में हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका वेल विशर हूँ, वो तो कह रहा है। तो वो तरीके इंसाफ में है, रहेगा भी तरीके इंसाफ में। अब जहां एक तरफ तहरीक इंसाफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो मामला ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बकौल तरीन साहब के कुछ लोग खान साहब और उनके दरमियान दूरियां बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, फायदा किसका होगा और नुकसान किसका। जहांगीर तरीन मुसलसल ये बता रहे हैं कि वो किसी के लिए जो है वो आसान टारगेट साबित नहीं होंगे, बल्कि दुश्मनी अगर बढ़ाई गई तो तहरीक इंसाफ के सुनामी को उसी की लहरों में डुबोया जा सकता है। इंट्रा पार्टी मसाइल के साथ साथ तहरीक इंसाफ के लिए आज अदालत से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई, और वो खबर शहबाज शरीफ की काफी दिनों से लटकी हुई जमानत की मंजूरी की थी, जो अदालती मसाइल में उलझे रहने के बाद बिल आखिर आज सुलझ गई। आज लाहौर हाईकोर्ट के फुल बेंच ने आमदन से ज्यादा असासों के केस में शहबाज शरीफ की जमानत मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मौसूसी डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और जहांगीर तरीन के करीबी साथी इसाक हकवानी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो पैचअप कराने की कोशिश हो रही है, ये कौन लोग कर रहे हैं और दूरियां कौन लोग पैदा कर रहे हैं? क्योंकि एक ही तरीके इंसाफ है। तरीन साहब कहते हैं मैं PTI में हूं, वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं वो हमारा हिस्सा है, लेकिन इन लोगों को आइडेंटिफाई तो होना चाहिए। कौन चाहता है कि ये दूरियां बढ़ें और कौन चाहता है कि ये करीब आए दोनों? जो दूरी पैदा कर रहे हैं जनाब, वो तो मुझे नहीं मालूम उनके बारे में क्या सराई है। ये तो हुकूमत के अंदर जो लोग हैं वो ज़्यादा समझते होंगे, जानते होंगे, क्योंकि हमारा तो कम अज़ कम वहाँ आना जाना नहीं है। मैं तो एक ही दफ़ा 2018 के बाद जब हुकूमत बनी तो एक ही दफ़ा मिला हूँ, और फिर हम अपने अपने कामों में लग गए। और सिर्फ गुजारिश ये थी कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, और मैं आपको एक उसका प्रीएम्बल पहले बता दूं कि बिल्कुल ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि जहांगीर खान और उनके जितने साथी इस वक्त उनकी अपना ये समझ कर आए हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वो उसके अंदर वो समझते हैं कि ये सारा कुछ जो केस है
ये इनके खिलाफ किसी और वजह से बनाए, इसके अंदर कोई ख़ास सब्सटेंस नहीं है। तो इसलिए वो उन्होंने ये अपना सब बरमला हर बंदे को बताया है कि मैं इस केस की पैरवी करूंगा और मैं यहाँ से सुरखरू होऊंगा। लिहाजा केस के अंदर ये कहना कि जी केस बना है तो हम उस केस को फेस नहीं करना चाहते, ये बिल्कुल गलत बात है। केस के अंदर जो भी पोजीशन होगी वो अदालती और कानूनी कार्रवाई अगर तो केसेस की, ठीक है, अगर तो केसेस की बात नहीं है तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से वो मिलना क्यों चाह रहे हैं? मतलब केसेस तो अदालतों में, FIA में ये सारे चलते रहे, आप अपने आप को सुरखरू कर लें तरीन साहब वहां पर। जी, इसके अंदर एक चीज और है कि जो दोस्त आए और जो उसमें MNA साहबान और MPA साहबान हैं, बाकी तो नहीं कह रहे, सिर्फ MNA और MPA कह रहे हैं कि हम अपने वज़ीर आज़म को, जो हमारी पार्टी के चेयरमैन भी है, उसको मिलकर हम उनके गोश गुजार करना चाहते हैं चंद फैक्ट्स, और इसको वो उन पे अया करना चाहते हैं क्योंकि उनको वन साइडेड स्टोरी बताई जा रही है जहांगीर खान के ख़िलाफ़, और ये चीज़ उनके कवायफ और असूलों के वहाँ जो कानूनी चीज़ें हैं वो उनको सही तरीके से उनको अया नहीं किया जा रहा। पहली बात ये बात है, एक सेकंड, पहली बात तो ये है कि ये चीज़ इस लेवल पे डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, और इसके ये लेवल है एक डायरेक्टर लेवल का या SHO लेवल के केसेस हैं जो यहाँ से FIR बनती हैं। ये इतने मामले इस लेवल पे जाने नहीं चाहिए थे, ताकि उसमें नज़र आता कि ये हुकूमत के बड़े लोगों का इसमें कोई हाथ ही नहीं है, कोई उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। वो चाहते हैं कि इंसाफ के साथ जिस तरह बाकियों के साथ हो रहा है इसी तरह जहांगीर खान के साथ भी हो। तो इस पर तो कोई उनको ना नाराज़गी है ना इस बात पे, सिर्फ नाराज़गी लोगों को इस वक्त हुई जब लोगों ने देखा कि वहाँ इस लेवल पे बड़े बड़े लोग इसके अंदर चे में गोइयाँ करके और एक यकतरफा रिपोर्टें बनाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, और वो पार्टी के अंदर एक इख्तलाफ पैदा कर रहे हैं और अपने दोस्तों को एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। ये काम तो हमारे मुखालिफ जमातों ने नहीं कामयाबी से किया, जो हमारे अपने बंदे करा रहे हैं। जो इस वक्त साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे आपसे ये समझना, ये जो हुकूमत के बड़े बड़े लोग हैं जो आप टीवी पे बैठ के उनसे गिले कर रहे हैं, यकतरफा कार्रवाइयां हो रही हैं, चेमगोइयां वो कर रहे हैं, मामलात केसेस वो खराब कर रहे हैं, SHO के लेवल के केसेस हैं वो वहां बैठ के अगर ऐसा कर रहे हैं, ये कौन है? ये हु आर दे? थोड़ा सा आप बता दें जरा। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये जो हजरात प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे चेयरमैन PTI को मिल रहे हैं, ये जाकर वहाँ इनकी जो इतलात हैं वो देंगे। और इसमें सिर्फ उन्होंने मांगा क्या है, सिर्फ अपने लीडर से मिलने के लिए। ये तो आम एक दो बंदे भी कोशिश करते हैं तो वो जाके मिल लेते हैं, और उधर तो दरवाजे सबके लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पार्टी वालों के लिए, अपने खैर खाओं के लिए हमेशा खुले होते हैं। सियासी लोग तो कभी किसी पे दरवाज़ा बंद नहीं करते, वो बात सुन लेते हैं, माने ना माने, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, ताकि देखिए ना, अगर जैसे मेंबरान प्राइम मिनिस्टर और अपने चेयरमैन के जवाबदेह हैं, इसी तरीके से अगर उनके अफसरान ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो वो भी तो जवाबदेह है ना जनाब। बिल्कुल जवाब दें। अच्छा खकवानी साहब, एक तो आप ये कह रहे हैं कि तरीन साहब प्राइम मिनिस्टर मिलके ये सारे नाम उनके सामने रखेंगे, हकायक उनके सामने रखेंगे, जो उन्हें पता है। ये मुलाकात हो रही कब है? ये जहांगीर खान के बारे में मैंने नहीं अर्ज की आपको, आप मेहरबानी करके ये उनके जो हमारे 18-20 आदमी उस वक्त थे, जो अब उनकी तादाद ज्यादा हो गई है, ये लोग मिलना चाहते हैं। जी वो मिलना चाहते हैं अपने लीडर से, ताकि उनको बताया जाए कि तो सर ऐसी कोई बात तरीन साहब को अभी तक ये इंश्योर नहीं कराया गया कि आपकी खान साहब से मीटिंग हो रही है, वो नहीं मिल रहे फिलहाल? मेरे इल्म में नहीं है कि जहांगीर खान की अपनी कोई इस किस्म की मुलाकात का अगर है तो फिर शायद जहांगीर खान को पता हो, उन्होंने आपसे डायरेक्टली मीडिया से आज बात की है, उनको अंदिया होगा। मैं तो सिर्फ इन हजरात की बात कर रहा हूँ जो हमारे साथी हैं, कुलीग्स हैं, उन्होंने हमारे साथ काम किया है। हमने उनके साथ 7 साल 2011 से लेकर
आज तक हमने उनके साथ एक भाई और चारा का हमारा रिश्ता है। जो नहीं हारे हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, जो जीते हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, और उनकी वजह से हुकूमत बनी है, तो उनसे ज्यादा हमारे साथ और किसकी कुर्बत हो सकती है? अगर वो अपने अच्छा सर, जाते हुए ये बता दीजिएगा, अगर आपके जो कंसर्न्स है एड्रेस ना हुए, मुलाकातें ना हुई, मामला इसी तरह चलता रहा, ये 40 लोग क्या करेंगे? ये तो वो ये दोस्त बता सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये सोच सकता हूँ कि ये मैं मान ही नहीं सकता कि सियासी हुकूमत हो और सियासी लोगों की पार्टी हो और वो इतने सारे दोस्तों की कंसर्न और उनके जो ख्यालात हैं उनके सुनने में रुकावट कोई भी आदमी पैदा करे, तो मैं मान नहीं सकता कि आजकल के हिसाब में ये चीज़ इतनी रुकावट बन जाए कि लोग एक दूसरे से मिले भी ना, कोई खुदा ना खास्ता कोई दुश्मन या मुखालिफ तो नहीं है। इसाक हक़वानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी बराए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक राजीव। ब्रेक से पहले इसाक हक़वानी साहब से बात हो रही थी और गिले शिकवे वही हैं जो तरीन साहब के ग्रुप में पीटीआई के लोग शामिल हैं कि उन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, और वो करीबी तरीन जो लोग हैं इमरान खान साहब के, जो वो दे डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो खान साहब के कान में कुछ और डालें। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि केसेस एफआईए के हैं, अदालतों में चल रहे हैं, तो क्या खान साहब तो अदालतों को में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते? तो ये मामला क्या है, इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के SAPM है मामला खुसूसी बराए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताएं कि ये जो कहा जा रहा है कि कुछ दोस्त तरीन साहब और खान साहब के दरमियान पैचअप करवा रहे हैं, What do they mean by पैचअप? क्या ये पैचअप इसमें से कहां से आ गया? उनके खिलाफ केसेस हैं जो अदालतों में चलेंगे, क्या पैचअप से उनके केसेस वापस हो जाएंगे क्योंकि उनका गिला शिकवा ही केसेस की वजह से है? सर, ये एक अजम्पशन की बेस के ऊपर सवाल है और इसकी कोई ग्राउंड नहीं है। तो जब एक सवाल की अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड नहीं है तो उसका जवाब देना जो ऐसे ही है जैसे हवा में तलवार चलाना, तो मेरे इल्म में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो उनके साथ हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, सूबाई और कौमी असम्बली के, दोनों हमारी पार्टी का हिस्सा हैं, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं, और अगर उनको लगता है कि किसी के साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है हमारी पार्टी के अंदर, तो वो बिल्कुल पूरा हक रखते हैं, वो जैसे दूसरे तमाम मेंबरान रखते हैं वो भी रखते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर जो कि उनके लीडर हैं उनसे बैठ के बात करें। तो उन्होंने इस चीज का इजहार किया है। प्राइम मिनिस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उनसे मिलने का। करना पसंद फरमाएंगे कि ये जो क्वेश्चन आपने जम्पशन वाला कहा, इसमें क्या ये जम्पशन है कि पैचअप हो रहा है या ये जम्पशन है कि उनकी मीटिंग हो रही है तरीन साहब की खान साहब से? नहीं, ये स्टेटमेंट आपने दिया ना, ये स्टेटमेंट तो कोई लड़ाई थोड़ी है जो कोई पैचअप हो रहा है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, तो उस पर मैं जवाब क्या दूं? नहीं, पैचअप तो देखिए, तरीन साहब खुद कह रहे हैं कि करीबी दोस्त मामलात संभाल रहे हैं और मेरा खान साहब से जल्द जो है उनसे मुलाकात होगी, और उनके लोग भी कह रहे हैं कि पैचअप हो रहा है। तो कोट ऑन कोट आपके सामने मैं सवाल रख रहा हूँ। खुद फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि मीटिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन खान साहब से उनकी भी बात हुई है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का गिला उन्होंने भी खुद भी पहुंचाया है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल है कि अगर पहले तो ये कि क्या ये मीटिंग हो रही है, दूसरा ये अगर वो हो रही है तो क्या ये पैचअप की जो बातें हैं ये दुरुस्त हैं या गलत है? देखिए, पहली बात तो जो जहाँ तक है कि अगर किसी भी मेंबर को ये फीलिंग है कि उनके साथ या किसी और के साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो जैसा मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि लीडरशिप से मिलना उनका हक है। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल उनसे मिलेंगे, जब मिलेंगे तो आपको बिल्कुल बताएंगे हम कि उनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई, वहाँ पर क्या बात हुई वो भी आपको बताएंगे। होने से पहले बताना, गैब का इल्म अल्लाह के पास होता है। वो क्या बात प्राइम मिनिस्टर से करेंगे, प्राइम मिनिस्टर उनको क्या जवाब देंगे, वो मुलाकात हो लेने दीजिए, उसके बाद आपको उसके बारे में भी शेयर करेंगे। रही बात पैचअप की, तो मैं फिर आपके पिछले सवाल के जवाब को दोबारा मैं कहूँगा कि मैं उसका जवाब दे चुका कि पैचअप वहाँ होता है जहाँ कोई लड़ाई होती है। कोई ऐसी लड़ाई या कोई पर्सनल इशू तो है नहीं कि पैचअप करवाना है। एक हुकूमती इदारे कुछ कार्रवाई कर रहे हैं और वो जो है उसके ऊपर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। उनका हक है कि वो प्राइम मिनिस्टर से मिलकर अपनी बात करें और प्राइम मिनिस्टर उनको
बिल्कुल सुनेंगे और वो जवाब देंगे जो प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि उनके मंशूर के मुताबिक है, जो उनका बिलीफ है, जो वो इस सारी सिचुएशन में बिलीव करते होंगे। ठीक है। अच्छा, तो अगर कोई भी कहे कि विक्टिमाइजेशन को उन्हें निशाना बनाया जा रहा है तो पीएम साहब क्या उनसे भी मिलेंगे? यही बात तो नून लीग और पीपल्स पार्टी भी करती रही है कि नैब विक्टिमाइजेशन का निशाना हमें बना रहा है, तो पीएम साहब फिर उनसे भी मिलेंगे? मतलब क्या कोई विक्टिमाइजेशन का किसी को गिला तो पीएम साहब मुलाकात करें? नहीं, ये इसमें मंतक नहीं है। आप डॉन टीवी में काम करते हैं, अगर आप कहें कि डॉन की इंतजामिया आपको विक्टिमाइज कर रही है तो बिल्कुल डॉन की इंतजामिया आपको मिलेगी। लेकिन आप एक और टेलीविजन का बंदा कहे मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है तो डॉन टीवी नहीं मिलेगा ना उससे। तो ये अपनी पार्टी की बात हो रही है, वो हमारे पार्टी लीडर के तौर पे प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाह रहे हैं, तो ये हमारे अपने पार्टी के अंदर की बात हो रही है। वो मौजूद मेंबरान हमारी पार्टी के मेंबरान हैं। नून वाले अपनी लीडरशिप के साथ मिल सकते हैं बिल्कुल, जब उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी में कुछ गलत हो रहा है और वो मिलते हैं, और इसी तरह पीपल्स पार्टी। तो इसको जहाँ ये बात है हमें उसी कॉन्टेक्स्ट में देखनी चाहिए। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अगर पीएम साहब मिल भी गए तो पीएम साहब तो हैज नथिंग टू डू कि वो एफआईए को कुछ कहें या अदालतों को कुछ कहें। अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो भी उन्हें निशाना बना रहा है तो वो खान साहब तो नहीं बना रहे ना, तो पीएम साहब उसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं अगर वो मिल भी रहे हैं तो? देखिए, ये फिर आप फ्यूचर का सवाल कर रहे हैं, और मैंने दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, जो उनका प्राइम मिनिस्टर की स्टैंडिंग है, वो आपको पहले बहुत अच्छी तरह कन्वे हो चुकी है। वो खुद भी कन्वे कर चुके हैं, उनके स्पोक्स पर्सन के तौर पे मैं भी कन्वे कर चुका हूं। तो उनकी तो जो स्टैंडिंग है या उनकी जो मॉरल, एथिकल, लीगल पोजीशन है वो बहुत क्लियरली है। अब मुलाकात होगी, उसके बाद वो क्या स्टेटमेंट देंगे वो भी बिल्कुल इंशाल्लाह मॉरल्स, एथिक्स और लीगैलिटी के अंदर रह के दी जाएगी। वो जब देंगे तो आप तक पहुंचा देंगे। अब अगर आप फ्यूचर की बात मेरे से पूछते हैं तो वो मुनासिब नहीं है कि वो क्या कहेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आपको पता है कि जो उनके असूल हैं उनके बारे में बड़े वाज़ेह हैं। तो प्रेजेंट आप तो डॉक्टर साहब फ्यूचर का तजिया हम कर सकते हैं, आपसे तो प्रेजेंट की हेडलाइन मुझे चाहिए जो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। अच्छा सर, ये जो 40 लोग हैं ये कितना बड़ा आपने अपनी असेसमेंट की होगी? क्या ये अदम एतमाद की तरफ जा सकते हैं, कौमी असम्बली में कुछ कर सकते हैं, या आप समझते हैं कि ये बिटवीन द लाइन ही बात करेंगे, आपकी पार्टी का हिस्सा है, कहीं नहीं जाएंगे? नहीं, हमारी पार्टी का हिस्सा है, बिटवीन द लाइन्स बात होगी। ऐसी जो होते हैं गिले शिकवे पॉलिटिकल पार्टीज़ में, पॉलिटिकल लोग एक दूसरे से करते हैं, उनका हक होता है। ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा है ये चीज़, और आई डोंट सी इट बियॉन्ड दैट। ठीक। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब पे बात करें। जब उनकी पिछली दफ़ा जिस तरह से ज़मानत अनाउंस हुई ना हुई उस पर फड्डा पड़ गया, फिर कहा कि जी वहाँ पे किसी और ने वो अनाउंस कर दिया था, अदालत ने नहीं की थी, अब उनको आज ज़मानत पर उनको रिहाई मिल चुकी है। इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस जो हैं तहरीक इंसाफ के लिए क्या आप कुछ देख रहे हैं? शहबाज शरीफ एक थ्रेट के तौर पर आप उनको देख रहे हैं? पीडीएम दोबारा से यकजा वो कर सकते हैं, अदम एतमाद आ सकती है पंजाब में? हाउ डू यू सी शहबाज शरीफ बिल? देखिए, पहली बात तो ये कि क्योंकि एक अदालत का फैसला है तो हम अदालत के हर फैसले का एहतराम करते हैं, और ये फैसला इसका भी एहतराम करते हैं। लेकिन क्योंकि ये भी हमारा राइट है कि जब एक फ़ैसला आ जाए तो वो पब्लिक डोमेन में है, हम उस फैसले के बारे में, उस फैसले की जो एक लीगल हेल्थ है उस पर बिल्कुल बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें थोड़ा सा फ़र्क इस नज़र से ज़रूर पड़ेगा कि लोगों का एतमाद उठेगा कि जब एक इतना बड़ा चोर भी ज़मानत लेके बाहर आ सकता है, कि जिसकी 21 लाख रुपए टोटल प्रॉपर्टी थी 1990 में, 1.5 करोड़ थी 1997 और 98 में, और एकदम से 7.3 अरब प्रॉपर्टी हो जाती है 2018 में। बेशुमार जाली, फिक्टिशियस, फेक, फ्रॉडुलेंट जो टीटीज़ हैं, मीन मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वो उनके बीवी के अकाउंट्स में, उनके बेटों के अकाउंट में हुई है। उसके बावजूद उनको ज़मानत मिलती है, तो नेचुरली फिर आम शहरी जो हैं उनका जो एक पूरा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है उसके ऊपर एतमाद उनका कम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, ये केस के मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये तो अदालत का काम है डिसाइड करना, वहां पे इसीलिए मैंने मेरिट्स पे बात नहीं की कि गलत फैसला हुआ है, सही हुआ है। लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि अगर शहबाज शरीफ को बेल नहीं मिलती तो अदालत पर आपका एतमाद होगा, अगर उन्हें बेल मिल जाती है तो आपका अदालत पे नहीं, मैंने तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। मैंने तो एतमाद उठ जाता है, ये तो इट्स नॉट फेयर ना।
नहीं, मैं दोबारा आप गलत साइड पे चले गए मेरा ख्याल, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है, नून लीग वाले रोज आपके साथ ऐसा करते हैं, तो आपने वो उनका सेंटेंस मेरे पे दोहरा दिया। मैंने अदालत मेरे साथ ना आप कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं डॉक्टर। मैंने ये कहा आप कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं। मैंने ये कहा, पता है हाउ आई वर्क जी। मैंने ये कहा कि अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस पर अवाम का एतमाद उठ जाता है। मैंने स्टार्ट करते हुए ये कहा कि अदालत के हर फैसले का हम एहतराम करते हैं, इस फैसले का भी एहतराम करते हैं, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, मैंने कहा कि उस पर लोगों का एतमाद उठ जाता है कि इतने बड़े बड़े चोर जब फ्री हो जाते हैं तो लोग ये समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी शायद इस मुल्क में सिर्फ आम आदमी की हो सकती है, बड़े आदमी की नहीं हो सकती। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब जाते हुए ये बताइएगा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में एक दफ़ा फिर चेंज आ गया। जब फवाद साहब को चेंज किया जा रहा था तो उस वक्त एतराज़ात उठे कि देखेंगे आप गलत डिसीजन ले लें, लेकिन साल डेढ़ साल बाद दोबारा से वो आ गए, तो उसका मतलब उनको उस वक्त चेंज, और दरमियान में जो लोग आए मैं उन पर नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि बेहतर तरीके से चीज़ें हैंडल हो सकती थी। ये जो रीशफलिंग वाला मामला है, क्या इस पर कुछ मेरिट्स नहीं होने चाहिए? वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, लेकिन फिर भी कुछ तो होना, ऐसे तो नहीं कि कल को फिर उठा के फवाद साहब को कहें जी आप जाएं और चौहान साहब आ जाएं, या फिर दोस्त आशिक अवान फिर आ जाएं, फिर मामलात आपके गड़बड़ हो जाएं। देखिए इसमें थोड़ा सा हम कई दफ़ा ओवरबोर्ड चले जाते हैं एनालिसिस करते हुए। हमें आदत हो गई हुई है एज अ पाकिस्तानी नेशन कि हम ये समझते हैं अब कि हम हर चीज़ पर एतराज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम हर चीज़ पर एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन हम हर चीज़ के पे हर बंदे को, अगर कोई बंदा जल्दी से अपने ऑफिस जा रहा है तो आप उसको बाजू से पकड़ के खड़ा करके ज़बरदस्ती सवाल नहीं पूछ, मैं नहीं कह रहा आप पूछ रहे हैं, जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए कि आपने अभी जवाब दे के जाना है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जो हैं, उन्होंने वोट लिया पब्लिक से, पब्लिक ने उन्हें 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके पास ये मैंडेट है कि कानून और आइन के अंदर जो भी उनके पास ताकत दी हुई है कानून और आइन ने, उसके मुताबिक वो फैसले करें। अब जब वो फैसले करेंगे तो किसी एक शख्स के मद्देनज़र में वो फैसले बहुत अच्छे होंगे, किसी और के वो अच्छे नहीं होंगे। वो हर फैसले पे हर तरह से जवाबदेह नहीं है जब तक कि वो कानून नहीं तोड़ते, आइन नहीं तोड़ते। पसंद नापसंद तो हमारी पार्टी के अंदर बहुत सारी होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे से पूछें तो मेरे ख्याल में तो फवाद चौधरी साहब का वापस आना बहुत अच्छी बात है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पहले भी जब काम कर रहे थे तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब मेरी राय लेते, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो मैं तो शायद ना चाहता कि वो चेंज हो। लेकिन ये मेरी राय किसी और की राय यहां इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये प्रेरोगेटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है, और वो उन्हें पाकिस्तान की आवाम ने वोट दे के दिया है। वो उसके ऊपर आप या मैं जो है वो खामखा में हिस्सेदार नहीं बन सकते। वो हक उनका है और वो कानून और आइन के अंदर अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक वो कानून और आइन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर नो वन टू क्वेश्चन दैट। ठीक है, चले डॉक्टर शहबाज गिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डेफिनेटली सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया था, वरना अगला सवाल डॉक्टर साहब से फिर करेंगे, और ये मेरा उनसे वादा भी है कि जब भी ऑन एयर हमारे पास दोबारा आएंगे तो ये पूछेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो डिसीजंस करते हैं, हमारा काम है उस पर सवाल करना, जवाब देना। डॉक्टर शहबाज गिल साहब का काम है बतौर स्पोक्स पर्सन। वक्त हुए चाहता है ब्रेक का नाज़रीन, फिर कल बात करेंगे जो बलूचिस्तान में कोयटा में अनफॉर्चुनेट एक ब्लास्ट हुआ, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर सरफराज बुख्ती साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता रोज कोयटा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां खुदकुश धमाके में 5 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हो गए। ये ब्लास्ट जो है कोयटा के सबसे बड़े और सिक्योर महफूज समझे जाने वाले सरीना होटल की पार्किंग में हुआ। ब्लास्ट की जो जिम्मेदारी है उसके हवाले से इंटरनेशनल जो नशरियाती इदारे हैं, रॉयटर्स हैं, CNN है, उनका दावा यह है कि इसकी जिम्मेदारी कलअदम TTP ने कबूल की है। लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक उन्होंने इस बात से जिम्मेदारी के हवाले से लाइलमी का इजहार किया। ये ब्लास्ट ऐसे वक्त में हुआ जब चाइनीज सफीर जो हैं वो शहर में मौजूद थे कोयटा में, और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद चीनी सफीर जो हैं वो इसी हमले का टारगेट थे। लेकिन बताया यह गया है कि वो ब्लास्ट के वक्त चीन के जो एम्बेसडर थे वो होटल में मौजूद नहीं थे। दूसरी जानिब चीन ने जो कोयटा ब्लास्ट हुआ उसकी शदीद मजम्मत भी की है और इसे एक टेररिस्ट अटैक करार दिया है। इस धमाके की अगर टाइमिंग देखी जाए
काफ़ी अहम है नाज़रीन वो, क्योंकि ख़ित्ते में जो बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं, जिसका आलमी मंजरनामे के मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी अहमियत की वो हामिल हैं। अफ़गान पीस प्रोसेस है, बहुत कुछ और हो रहा है ख़ित्ते की जो बाकी चीज़ें। इस वाक़े के हवाले से हम तफसीली गुफ्तगू साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं बलूचिस्तान के और सीनियर रहनुमा है बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो कि बरसर इक़्तिदार है बलूचिस्तान में, सेनेटर सरफराज बुख्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या इस वाक़े को हम सिक्योरिटी लैप्स करार दे सकते हैं, कोताही करार दे सकते हैं? क्योंकि सरीना हम सबको पता है कितना सिक्योर एरिया में है, कितनी सिक्योरिटी है, ये क्या हुआ? क्या आपकी भी हुकाम से आज सारा दिन बात होती रही इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, और उसके बाद इस दर्दनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, और जो मेरे पाकिस्तानी भाई शहीद हुए हैं उनको अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह दे और उनके जो पसमंदान है उनको सफ़र दे। देखें, सिक्योरिटी लैब्स कहना मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि ये 18 मई के बाद 2018 के बाद ये एक बड़ा अटैक हुआ है और ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी लड़ाई है। तो जो लोग इस लड़ाई को समझते हैं या इसको करीब से उन्होंने देखा हुआ है तो उनको पता है कि वो किस तरह मूव करते हैं। और अगर एक सुसाइडल आ रहा है, बिकॉज कहीं पर भी टेररिस्ट के फेस पे नहीं लिखा होता कि वो टेररिस्ट है, एक नॉर्मल चीज़ चेकिंग है पहले गेट पे, क्योंकि हम सब बड़े फेमिलियर हैं आप समेत सरीना की सिक्योरिटी से। उसके बाद उनके बैरिकेड्स हैं और वो फिर टर्न हुआ है टूवर्ड्स पार्किंग, और वो पार्किंग की तरफ जाके उसने अपने आप को खड़ा है। अब आप जहन में रखें कि इसमें क्वेटा सरीना जहाँ पर है वहाँ पर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस भी हैं जहाँ पर नेवी रिक्रूटमेंट है, आर्मी रिक्रूटमेंट है, उसके साथ बलूचिस्तान असेंबली, हाई कोर्ट। तो ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो सिक्योरिटी लैब्स कहना अभी तो बहुत कम वक्त है, लेकिन ये देख लें कि जो उनका टारगेट था, जो भी उनका टारगेट था, अभी देखें ये कबल वक्त है कहना कि आया टारगेट सरीना होटल ही था, कोई रिक्रूटमेंट सेंटर तो नहीं था, चाइनीज एम्बेसडर थे या कोई और थे या कोई और वीआईपी थे। तो ये सारी चीजें तो बाद में अनफोल्ड होंगी, लेकिन फिलहाल तो ये चीज तो अनफोल्ड हो चुकी है कि वो अपने टारगेट तक पहुंचे नहीं। ठीक, मुफ्ती साहब, इस वाक़े को बड़ा इंटरनेशनल हेडलाइंस भी आप बनी और उसको जो अफगान पीस प्रोसेस है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा रहा है। जारी बात है रीजनल प्लेयर्स हैं और ख़तरात बलूचिस्तान में इससे पहले भी आप फ्रंट लाइन पे रह के बतौर इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ पे काफ़ी 3-4 साल ये जंग आपने लड़ी है। तो क्या आपको क्या समझ आ रही है? टीटीपी ने बताया ये जा रहा है जिम्मेदारी कबूल की है, मुकदमा जो है नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हो चुका है, कैसे आप असेस इसको कर रहे हैं? जो थ्रेट लेवल है इस वक्त बलूचिस्तान में उसको मद्देनजर रखते हुए। देखिए आदिल, जब से ये पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ है अफगानिस्तान का, ये पहला मेजर अटैक है एट क्वेटा, और ये तो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि क्वेटा की खबर बड़ी है। अब जो क्वेटा की खबर बड़ी इसलिए भी होती है कि क्वेटा रिलेटेड है बहुत सारी चीज़ों के साथ। फिर क्वेटा की या बलूचिस्तान की अपनी फैसिलिटीज़ हैं, उस पर माजी में बहुत बहस हो चुकी है, आइंदा भी होगी, जिसमें पोरस बॉर्डर्स हैं और इस तरह के बहुत सारे इशूज़ हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, देखिए काबुल का जो ग्रिप है वो पहले बड़ी वीक थी अफगानिस्तान में। थोड़ा सा आप आउटस्कर्ट्स पे चले जाएं तो मुख्तलिफ वॉल लॉर्ड्स हैं, फिर टीटीए वाला जो फैक्टर है, फिर टीटीए जो अब इस वक्त कंट्रोल में है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के कंट्रोल में, रीजनल डिफरेंट प्रॉक्सीज हैं जो लड़ी जा रही है अफगानिस्तान में। जो लोग आज वापस जा रहे हैं या जो लोगों की आज असर कम हो रहा है, उनकी अपनी प्रॉक्सीज में वो असर रखते हैं वहाँ पर। और जो प्रॉक्सीज पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुई हैं, और फिर आपने देखा है कि जब से ये हमारे यहाँ पिछले 1-2 सालों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो गई थी, मासवा इक्का दुक्का वाकयात इस तरह के हुए थे जिसके भी कुछ और एलिमेंट्स थे। ये जो सुसाइडल अटैक्स थे, ये मैंने आपको जैसे कहा मई 18 के बाद हो रहा है, तो उसका मतलब है कि ये कहीं रीग्रुप हुए हैं, ये कहीं इनको छुपने की जगह मिली है, इनको कोई फैसिलिटेशन मिली है नए सिरे से। और मुझे उम्मीद है कि अच्छा, यहाँ पे बुख्ती साहब बड़ा अहम नुक्ता जो आपने रीग्रुपिंग का कहा है, ये टीटीपी के हवाले से भी कहा गया, और जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई चाइनीज एम्बेसडर की मौजूदगी में कोयटा में, जो चाइनीज जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो मैसेज गया, ओवरऑल जो बाहर वहाँ पे और भी रिफाइनरीज वगैरह भी लग रही हैं, ये रीग्रुपिंग का रास्ता क्या आप समझते हैं कि वहाँ पर जो इस वक्त सेटअप है वो रोक पाएगा? दे आर ऑन इट? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेसिटी में तो आई हैव नो डाउट्स, बिकॉज मैं अभी उस तरह से तो आई एम नॉट इन द अफेयर्स, बट मुझे यकीन है कि उनकी कोई इस तरह की नहीं है। और ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहता हूँ जो नए आईजी पुलिस आए हैं,
वो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसकी जंग को, जो हतमी जंग है वो लड़ी जाएगी और इनको खत्म होना पड़ेगा। हमें जो असल जो चीज है वो रिस्पॉन्स है। स्टेट की तरफ से दो चीजें होती है, एक स्टेट रिस्पॉन्स करती है, वो रिस्पॉन्ड जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं उसको बड़ा गौर से देख रहा हूँ और मुझे यकीन है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस विल रिस्पॉन्ड एंड विल रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से। आप देखेंगे। ठीक, चलें सरफराज बुख्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद होगी सुप्रीम कोर्ट के एक अहम केस में होने वाली अहम समाअत की। एशतर उसाब साहब एक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज सुबह से इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी खुशगवार था, लेकिन इसी दारुल हुकूमत में मौजूद सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान जो कुछ हुआ वो बाहर के मौसम से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अदालतों में वकला और जजेस के दरमियान तर्क जुमलों का तबादला होता रहता है, लेकिन आज जो हुआ वो शायद आला अदालती तारीख में पहले कभी ना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के सदारती रेफरेंस के मामले पर नजरसानी की अपील के समाअत के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की आपस में तल्ख कलामी हो गई। हुआ कुछ यूं कि मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकिर वफाकी हुकूमत के वकील को दलाइल मुख्तसर रखने का कहते रहे। इसी दौरान उनकी मिस्टर जस्टिस सजाद अली शाह और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ जो है कुछ तल्ख कलामी हुई। समाअत मामूल के मुताबिक जारी थी। एक मौके पर मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकिर ने हुकूमती वकील आमिर और रहमान को दलाइल मुख्तसर रखने का कहा, तो मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर ने उन्हें दलाइल जारी रखने का कहा, जिस पर मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि जस्टिस मुनीब साहब से उन्हें मुखातिब होते हुए कहा कि आप मेरी बात में मुदाखलत ना करें। जवाबुल जवाब का सिलसिला रुका नहीं और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि यहां कोई रेस तो नहीं लगी हुई। इस पर मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकिर ने जवाब दिया कि कोई किसी खास वजह से ताखीर चाहता है तो अलग बात है। इस मौके पर बेंच के मुअज़्ज़िज़ जज मिस्टर जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि बार बार वकील को टोकते रहे तो उठकर चला जाऊंगा। इस बात पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि उठकर तो मैं भी जा सकता हूं। इस तल्ख कलामी के दौरान हुकूमती वकील ने कहा कि मुनासिब होगा कि अदालत 10 मिनट का वक्फा कर ले। मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकिर ने इस मौके पर कहा कि 10 मिनट के वक्फे से क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के दरमियान तलखी पर जो है वो 10 मिनट का वक्फा ले लिया। उसके बाद समाअत हुई तो मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जब आप पानी ना पी सकें तो ताज़ा हवा में सांस काफ़ी होता है। रोज़े की वजह से हम भी ताज़ा हवा में सांस लेकर आए हैं। वक्त महदूद होने का मतलब ये नहीं कि किसी को मौक़िफ़ देने से रोके। इसके बाद समाअत मामूल पर आई और बाद अज़ां केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई। लेकिन ये चूंकि पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसे लम्हात हमने कम ही देखे हैं, कितना ये सिग्निफिकेंस है, इसको कैसे देखा जाए, कैसे लिया जाए। साबिक अटॉर्नी जनरल एशतर उसाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एशतर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, कैसे इसको देखा जाए? क्या वाकई ये कोई अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ है? कोई तारीख में पाकिस्तान की पहली दफ़ा हुई? क्या वजह है ये कि इसको बड़ी हेडलाइनों में भी आज देखा गया? नहीं, ये कोई अनप्रेसिडेंटेड बात नहीं है और ये सिर्फ पाकिस्तान की अदलिया की बात नहीं है। ये एक ऐसा अमल है जो आपको, जो पहलू मैं आपको दिखाने लगा हूँ उससे आपको पता चलेगा कि अमेरिका में तो कुछ जजेस एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाते और एक दूसरे से बात भी नहीं करते, लेकिन वो अपना काम करते चले जा रहे होते हैं। बात यह है कि जजेस के अंदर जो इज्जत और एहतराम का जो सारा सिलसिला है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि वो हर चीज़ पे मुत्तफिक होंगे, वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। हर एक को अपनी राय का इजहार करना है और इसीलिए याद रखिए कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई जजेस को बिठाया जाता है और उसका मतलब ये होता है कि हर एक कलेक्टिव विजडम की बात आए। एक दूसरे से मुत्तफिक होना और यूनानिमस फैसले करना जो है वो शायद इतना अच्छा नहीं होता। उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जो पहले माइनॉरिटी व्यूज थे वो वक्त ने बताया कि शायद वो दुरुस्त थे और बाद में वो मेजॉरिटी व्यूज बने। तो मैं इसको उस तनाज़ुर में देखता हूँ कि ये एक इख्तिलाफ राय का इजहार है और
ठीक। ये अच्छा सर, judgments इख्तिलाफ राय का बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन इसको जिस तरह से मीडिया में रिपोर्ट हुआ, कुछ लोग इसको जो जस्टिस कायद ईसा साहब के जो केसेस हैं उस तनाजुर में भी देख रहे हैं, जो उससे देखना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है ये। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब उससे तो बिल्कुल लिंक नहीं है ऑब्वियसली। जी, मैं अर्ज करूं कि ये अपने अपने नजरियात होते हैं। आप कुछ असाब होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ थिंकिंग, मसलन पीछे चले जाएं तो एक जज साहब थे जो शब्द मत से कहते थे कि उर्दू में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जब वो अपनी जजमेंट लिखते थे तो वो अंग्रेजी में होती थी। तो क्योंकि अंग्रेजी ही मीडियम था जिसके जरिए सब कुछ होता था और उसकी फिर ट्रांसलेशन की जाती थी। तो हर एक अपने अपने तरीके से काम करता है, और ये इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में तो शायद वो सामने आ गई बात, ये बिहाइंड क्लोज डोर्स भी बहुत बहस मुबाहिसे होते हैं और इन चीज़ों को ट्रैश आउट किया जाता है और इसमें कोई अचंभा नहीं है। हाँ, इसकी रिपोर्टिंग जो है उचंबे की बात नहीं है। इश्तर उसाफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच। और हमें मीडिया को भी चाहिए कि बड़ा रिस्पॉन्सिबली जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के रिमार्क्स वगैरह हैं उसे रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट करना चाहिए। यही रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का भी तकाजा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाह ज़ैद। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।